CH26 पंचायत। सुरभि जब बेहोश थी तो प्रेम और सुमो ने देखा सुरभि के आसपास लाल और सफ़ेद रंग का धुआं घूम रहा था। फिर अचानक ही वो धुआं सुरभि के अंदर चला गया और जब सुरभि होश में आए तो सुमो और प्रेम ने देखा सुरभि की एक आंख लाल चमक रही थी। ये देखकर सुमो और प्रेम के होश ही उड़ गए। फिर जब सुरभि वहां से अपने कमरे में चली गई तो प्रेम और सुमो सुरभि के बारे में ही बात करने लगे। कुछ देर बातचीत करने के बाद उन दोनों को समझ आया कि सुरभि अब एक हाफ डेविल बन गई है। ये पता चलते ही सुमो और प्रेम ने फैसला किया कि उन्हें अब सुरभि का और भी ध्यान रखना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि सुरभि खुद की पावर से अनजान होकर खुद को ही चोट पहुंचा ले। अगली सुबह जब सभी जागे तो सब ठीक था। ये देखकर सुमो और प्रेम ने राहत की सांस ली। रितिका ने जब उन दोनों को बात करते हुए देखा तो वो भी उन दोनों के पास आ गई। फिर प्रेम ने उसे रात की सारी बात बताई। उधर सुरभि भी पिया को रात की बात ही बता रही थी। पिया ने जब सुरभि की बेहोश होने की बात सुनी तो उसे बहुत ही हैरानी हुई। उसने सोचा कहीं सुरभि के बार बार बेहोश होने का कारण सुमो ही तो नहीं है। क्या मुझे सुरभि को ये बात बतानी चाहिए कि सुमो, प्रेम और रितिका कोई इंसान नहीं है बल्कि एक डेविल है। लेकिन तभी उसे सुमो की बात भी याद आई कि कैसे सुमो ने उसे ये बात किसी को भी बताने से मना किया था। फिर उसने सोचा अगर सुमो ने मुझे ये बात किसी को बताने से मना किया है तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा। मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ सकती, मुझे ये बात राज ही रखनी होगी। लेकिन मुझे इस बारे में सुमो से पूछना होगा कि आखिर सुरभि बार बार बेहोश क्यों हो जाती है, क्या इसके पीछे उसका कुछ हाथ है। पिया अभी इस बारे में सोच ही रही थी, तभी सुरभि की मां ने सुरभि को किचन से आवाज लगाई। सुरभि ने आवाज लगाते हुए जवाब दिया, आए माँ। फिर उसने पिया से कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं माँ की किचन में मदद करने जाती हूँ। इतना बोलकर सुरभि किचन में चली गई। सुरभि के जाने के बाद पिया सुमो के पास गई और उससे सुरभि के बेहोश होने का कारण पूछा। पिया के पूछने पे सुमो रितिका और प्रेम की तरफ देखने लगा, मानो पूछ रहा हो कि क्या पिया को ये बात बतानी चाहिए। थोड़ी देर बाद सुमो ने पिया को वो सब बताया। जब सुरभि को हॉस्पिटल में खून की जरूरत पड़ी थी तो सुमो ने अपना खून दिया था। तब सुमो अपने डेविल खून को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसका डेविल खून सुरभि के अंदर चला गया। इसलिए जब भी वो डेविल खून सुरभि के ऊपर हावी होने की कोशिश करता है तब सुरभि बेहोश हो जाती है। फिर सुमो ने पिया को ये बात भी बताई कि कैसे रात में वो डेविल खून सुरभि पे पूरी तरह हावी हो गया और सुरभि एक हाफ डेविल बन गई। पिया ने जब सुमो की ये सारी बात सुनी तो उसके हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा। पिया ने घबराते हुए पूछा, तो क्या सुरभि फिर से ठीक नहीं हो सकती है। प्रेम ने कहा, नहीं, जब तक सुमो का डेविल खून सुरभि पे पूरी तरह हावी नहीं हुआ था तब तक सुरभि को ठीक करने का एक तरीका था, हमारी दुनिया का एक गुलाब का फूल, लेकिन अब उसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। प्रेम की बात सुनकर पिया और भी घबरा गई और फिर घबराते हुए बोली, अब क्या होगा, क्या इससे सुरभि को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या उसकी वजह से दूसरों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुमो ने जवाब देते हुए कहा, हाँ प्रॉब्लम तो होगी, इसलिए अब हमें उसका और भी अच्छे से ख्याल रखना होगा। हमें हर वक्त उस पर नज़र रखना होगा ताकि वो ना ही खुद को चोट पहुंचा सके और ना दूसरे को। पिया ने कहा, ठीक है, मैं उसका ध्यान रखूंगी और उस पर हमेशा नज़र रखूंगी, लेकिन अगर उसने मुझे ही चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं क्या करूंगी। इस पर रितिका बोली, कोई बात नहीं, हम सब है ना, हमारे रहते हुए तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम बस सुरभि को हॉस्टल से हमारे घर पे भेज दो, फिर हम उसका ध्यान रख लेंगे। हम हर वक्त उस पे नज़र रखेंगे। फिर जब सुरभि खुद पे कंट्रोल करना सीख जाएगी तब हमें उसका ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रितिका की बात सुनने के बाद पिया कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन अगर सुरभि तुम्हारे घर पे रहने गई तो मैं हॉस्टल रूम में अकेली बोर हो जाऊंगी। तभी प्रेम ने कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर तुम अकेली हॉस्टल रूम में बोर हो जाओगी तो तुम भी सुरभि के साथ हमारे घर पे ही रहने आ जाना। पिया को प्रेम की बात सही लगी, वो खुश होते हुए बोली, हाँ ये सही रहेगा, जब हम वापस जाएंगे तब मैं भी सुरभि के साथ तुम्हारे घर पे आ जाऊंगी। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद जब खाना तैयार हुआ तो सबने खाना खाया और फिर वहां आंगन में बैठकर आपस में बातें करते हुए मस्ती करने लगे। पिया सुमो को छेड़ते हुए बोली, लगता है सुमो को किसी से प्यार हो गया है, तभी तो ये धीरे धीरे बदलता जा रहा है। पहले ये हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता था, पर अब देखो, अब मैं पिछले 2 दिन से देख रही हूँ कि ये गुस्सा नहीं कर रहा है और सबसे अच्छे से बात भी कर रहा है। पिया की बात सुनकर सुमो बोला, प्यार और मुझे, कभी नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। वो तो बस अब कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे मुझे गुस्सा आ जाए, इसलिए मैं शांत रहता हूँ और सबसे अच्छे से बात करता हूँ। तभी सुरभि ने धीरे से पिया के कान में कहा, हाँ ये तो मॉन्स्टर है ना, और मॉन्स्टर को किसी से प्यार नहीं होता। सुरभि ने ये बात तो धीरे से कहा था, पर सुमो, प्रेम और रितिका डेविल थे, उनके कान आम इंसानों से ज्यादा तेज थे, इसलिए उन तीनों ने भी सुरभि की बात सुन ली। सुरभि की बात सुनकर सभी हंस पड़े, लेकिन तभी सुमो चिढ़ते हुए बोला, क्या तुमने मुझे मॉन्स्टर कहा। सुरभि ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं नहीं, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं बस बोल रही थी
कि भला इतना गुस्सा करने वाले इंसान से कौन प्यार करेगा। तभी सुमो ने सुरभि की बात काटते हुए कहा, अच्छा पहले तो तुमने मुझे मॉन्स्टर कहा और फिर बोल रही हो कोई लड़की मुझसे प्यार नहीं करेगी। इतना बोलकर सुमो सुरभि को घूरते हुए सुरभि की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी वहां सुरभि के पापा आ गए। उन्हें देखते ही सभी चुप हो गए। सबने देखा सुरभि के पापा के चेहरे पे परेशानी भरी थी। सुरभि ने अपने पापा से उनकी परेशानी का कारण पूछा तो सुरभि के पापा ने लंबी सांस लेते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, मैं बस आज होने वाले पंचायत के बारे में सोच रहा हूँ। पता नहीं क्या फैसला होगा, क्या हमें पैसे लौटाने का समय मिलेगा भी या नहीं, और क्या मैं उनका पैसा वापस कर पाऊंगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ। सुरभि ने अपने पिता को समझाते हुए कहा, आप चिंता मत करो पापा, आप देखना हमें जरूर थोड़ा समय मिलेगा पैसे लौटाने का, और पैसों की चिंता भी मत करना। इस बार जब मैं शहर जाऊंगी तो मैं भी कोई काम ढूंढ लूंगी। सुरभि के पापा ने उसके माथे पे हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं किसी तरह जल्द से जल्द उनके पैसे वापस कर दूंगा। तुम बस अपनी पढ़ाई पूरी करो, फिर जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब हम तुम्हारी शादी किसी अच्छे से लड़के से करवा देंगे। इधर सुमो पानी पी रहा था, लेकिन जैसे ही उसने सुरभि की शादी की बात सुनी उसके मुंह का पानी बाहर निकल गया और वो जोर जोर से खांसने लगा। सुमो को ऐसे खांसता देख पिया, प्रेम और रीतिका उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगे। वो तीनों जानते थे कि सुमो के दिल में सुरभि के लिए फीलिंग है, पर वो अपनी फीलिंग्स को समझना नहीं चाहता है। इधर अपने पापा की बात सुनकर सुरभि बोली, क्या आप भी पापा, जब देखो आप मेरी शादी की बात ही करने लगते हैं। मुझे पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पैरों पे खड़ा होना है और घर की जिम्मेदारियां उठानी है। जल्द ही शाम हो गई और अब पंचायत बुलाने का समय हो गया था। धीरे धीरे गांव के सभी लोग पंचायत में इकट्ठा होने लगे। थोड़ी ही देर में सुमो, सुरभि और बाकी सब भी पंचायत में पहुंच गए। कुछ ही देर में वहां गांव के सरपंच और जमींदार भी आ गए और फिर थोड़ी ही देर में पंचायत शुरू हो गई। पंचायत शुरू होते ही सुरभि के पापा ने पैसे लौटाने के लिए थोड़ा समय मांगा, लेकिन जमींदार ने उसकी बात नहीं मानी। पंचायत के लोगों ने भी सुरभि की पापा की मदद करनी चाहिए, लेकिन जमींदार ने साफ साफ मना कर दिया और सुरभि के पापा को ताना मारते हुए कहा, जब पैसे लौटाने की क्षमता नहीं थी तो लोग पैसे लेते ही क्यों है। पहले तो पैसे मांगने के लिए हाथ फैलाते हैं, फिर बाद में उन्हीं हाथों से धक्का देते हैं और हमें पैसे के लिए आगे पीछे दौड़ाते हैं। ये बात सुनकर सुरभि को गुस्सा आ गया, लेकिन तभी उसकी मां ने उसे रोक लिया। वो नहीं चाहती थी कि सुरभि की गुस्से की वजह से बात और भी ज्यादा बढ़ जाए। काफी देर बहस होने के बाद उस जमींदार ने सुरभि के पापा से कहा, अगर तुम मेरे पैसे वापस नहीं कर सकते हो तो तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बड़े बेटे से करवा दो। ये बात सुनकर सुमो, सुरभि और सभी शौक हो गए। सुरभि ने तुरंत ही चिल्लाते हुए कहा, नहीं, कभी नहीं, मैं कभी उस जाहिल ग्वार और पापी लड़के से शादी नहीं करूंगी। उसके जैसा नीच इंसान शायद ही इस दुनिया में कोई होगा। तुम्हें अपने बेटे के लिए कोई और लड़की नहीं मिली तो तुम हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो और मुझे अपने बेटे से शादी करने के लिए बोल रहे हो। मैं तो क्या, कोई भी लड़की उससे शादी नहीं करेगी। गांव का बच्चा बच्चा तुम्हारे बेटे के गंदी हरकतों के बारे में जानता है। सुरभि को ऐसे चिल्लाता देख जमींदार भी गुस्से में बोला, चिल्लाओ मत, अगर तुम मेरे बेटे से शादी नहीं कर सकती तो मेरे पैसे लौटा दो, वो भी अभी के अभी। अब फैसला तुम लोगों के हाथ में है। जमींदार की बात सुनकर सुरभि चुप हो गई। अब पंचायत के लोगों ने भी ये फैसला सुरभि और उसके परिवार पर छोड़ दिया। वो लोग भी अब कुछ नहीं कर सकते थे। इधर सुमो को जमींदार की बात सुनकर काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब पंचायत के लोगों ने भी ये फैसला सुरभि और उसके परिवार पे छोड़ दिया तो सुमो थोड़ा शांत हो गया और उनके जवाब का इंतजार करने लगा। लेकिन सुरभि के माँ पापा को भी जमींदार की शर्त मंजूर नहीं थी, पर उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। या तो उन्हें अभी पैसे लौटाने पड़ते या फिर सुरभि की शादी जमींदार के बेटे से करवाने की शर्त माननी पड़ती। वहां पूरे पंचायत में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। सभी अब सुरभि के पापा के जवाब का ही इंतजार कर रहे थे। इधर सुमो की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी और उधर जमींदार के चेहरे पे लंबी सी मुस्कान छाई थी। कुछ देर बाद सुरभि के पापा ने कहा, मुझे ये शर्त मंजूर नहीं है। उनकी बात सुनकर सुमो खुश हो गया। वहीं जमींदार के चेहरे पे छाई मुस्कान गुस्से में बदल गई और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, ठीक है, फिर तुम अभी के अभी मेरे पैसे वापस करो। CH27 मदद। शाम को जब पंचायत शुरू हुई तो सुरभि के पिता जमींदार से पैसे लौटाने के लिए थोड़ा टाइम मांगने लगे, लेकिन जमींदार ने टाइम देने से मना कर दिया और उनके सामने शर्त रखी कि वो सुरभि की शादी उसके बेटे से करवा दे। लेकिन सुरभि ने इस पे तुरंत ही मना कर दिया। अब पंचायत के लोगों ने यह फैसला सुरभि के माँ पापा पे छोड़ दिया। कुछ देर सोचने के बाद सुरभि के पापा ने भी जमींदार की शर्त मानने से मना कर दिया तो जमींदार ने गुस्से में उन्हें अभी ही पैसे वापस करने को कहा। अब सुरभि के पापा को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि आखिर वो इतने सारे पैसे अभी के अभी कहां से लाएंगे। उनके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। अब सारा फैसला पंचायत के लोगों पे था। अंत में पंचायत के लोगों ने ये फैसला किया कि सुरभि के पिता को सोचने के लिए कल तक का समय दिया जाएगा। लेकिन तभी सुमो ने बीच में ही कहा, रुक जाओ।
सुमो की आवाज़ सुनकर सभी सुमो की तरफ देखने लगे और उसे पहचानने की कोशिश करने लगे। इधर सुरभि और उसके माँ पापा को समझ नहीं आ रहा था कि सुमो क्या करना चाहता है। ये तो सुरभि के घर का मामला है, तो सुमो को बीच में पड़ने की क्या ज़रूरत है। सुरभि मन ही मन बोली, ये मॉन्स्टर क्यों बीच में पड़ रहा है। ये तो कभी किसी के मामले में नहीं पड़ता है, तो मेरे घर के मामले में क्यों पड़ रहा है। कहीं ये बीच में बोलकर बात को और ना बढ़ा दे। सुरभि को सुमो के गुस्से का डर था। वो जानती थी कि अगर सुमो को गुस्सा आ गया तो वो कुछ भी कर बैठेगा। सुरभि सुमो को रोकने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी सुरभि कुछ सोचते हुए रुक गई और मन ही मन बोली, अब इससे बुरा क्या हो सकता है। जो फैसला होना था वो तो हो चुका है, अब हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। हमें कल तक कोई न कोई उपाय निकालना ही होगा। तो अब ये मॉन्स्टर क्या करेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे जो भी करना है इसे करने देती हूँ। मैं भी तो देखूं आखिर ये क्या करने वाला है। इतना सोचते हुए सुरभि वापस अपने माँ पापा के पास आ गई। उधर सुमो सीधा जमींदार के पास गया और बोला, कितने पैसे हैं तुम्हारे। सुमो की बात सुनकर जमींदार, सरपंच और वहां मौजूद सभी लोग सोचने लगे, आखिर इस लड़के को इससे क्या मतलब है। ये लड़का है कौन। उन सबने तो पहले इस लड़के को अपने गांव में नहीं देखा। जमींदार मुस्कुराता हुआ बोला, क्यों, पहले तुम ये बताओ कि तुम हो कौन और क्या तुम मुझे पैसे देने वाले हो। सुमो ने गंभीर आवाज में कहा, मैं कौन हूं उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बस तुम इतना बताओ कि तुम्हारे कितने पैसे हैं। जमींदार ने सुमो की बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोला, 5 लाख। सुमो ने कहा, ठीक है, तुम्हें पैसे अपने हाथों में चाहिए या फिर मैं सीधे तुम्हारे अकाउंट में भेज दूं। सुमो की ये बात सुनकर सभी एकदम से हैरान हो गए। वहां कोई सुमो को नहीं पहचानता था। वो सभी समझ ही नहीं पा रहे थे कि कोई अनजान लड़का सुरभि और उसके परिवार की मदद क्यों कर रहा है। उधर सुरभि और उसके माँ पापा ने जब सुमो की बात सुनी तो उन तीनों के भी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सुरभि ही नहीं बल्कि पिया, रितिका और प्रेम भी सुमो की बात से शॉक हो गए थे। तभी सबने देखा, जमींदार ने हैरानी भरी निगाहों से सुमो को घूरकर देखा और फिर अपने फोन में से बैंक डिटेल्स निकालकर सुमो को दे दिया। सुमो ने कुछ ही देर में जमींदार का सारा पैसा उसके अकाउंट में डाल दिया और सभी गांव वालों की तरफ मुड़कर बोला, अब पूरे गांव के सामने जमींदार को उसके पैसे मिल चुके हैं, तो पंचायत के लोग इस बात का फैसला करें कि आगे फिर कभी भी ये जमींदार सुरभि और उसके परिवार को परेशान नहीं करेगा। इतना बोलकर सुमो वहां से वापस प्रेम के पास आकर खड़ा हो गया। उधर गांव वालों के बीच हलचल मच गई कि ये लड़का है कौन। थोड़ी ही देर बाद ये फैसला हुआ कि आज के बाद कभी भी जमींदार सुरभि के परिवार को परेशान नहीं करेगा। फैसला होने के बाद सभी गांव वाले अपने अपने घर को जाने लगे। उन सब के बीच अभी भी सुमो की ही बातें चल रही थी। कुछ देर बाद सभी गांव वाले वहां से चले गए, लेकिन सुरभि और उसके माँ पापा अभी भी वहीं खड़े थे और एक टक बस सुमो को ही देख रहे थे। उन तीनों को अपनी तरफ घूरता देख सुमो को खुद में ही अजीब लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ गलत कर दिया हो। सुमो ने हिचकिचाते हुए प्रेम से पूछा, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है। पर प्रेम ने कोई जवाब नहीं दिया। सुमो ने देखा प्रेम, रितिका और पिया भी उसे बिल्कुल उसी तरह घूर रहे थे जैसे सुरभि और उसके माँ पापा घूर रहे थे। कुछ देर बाद जब सुमो से रहा नहीं गया तो वो परेशान होकर बोला, क्या सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। सुमो की बात सुनते ही सुरभि के माँ और पापा ने कुछ बोलना चाहा, पर उनके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। उनके आंखों में बस आंसुओं की हल्की हल्की परत दिख रही थी। तभी पिया ने सुरभि के माँ पापा से कहा, चलिए हम सब घर चलकर बात करते हैं। फिर सभी वहां से घर की तरफ चल दिए। उन सब के जाने के बाद वही बाइक वाला इंसान वहां आया जो रास्ते में सुमो को दिखा था। वहां आकर उस इंसान ने अपना मास्क निकाला तो ये इंसान टीना ही थी। वो सुमो और बाकी सबको जाते देख खुद से बोली, मैं सुमो से कैसे बात करूं, वो तो मुझे देखते ही मुझ पर हमला कर देगा और मेरी बात भी नहीं सुनेगा। मैं कब से उसे ये बात बताना चाहती हूँ कि उसका एक दुश्मन उस दुनिया से इस दुनिया में आ चुका है और वो सुमो की तलाश कर रहा है। टीना ये सब बोलते हुए दूर से सुमो का पीछा करते हुए सुरभि के घर की तरफ चल दी। टीना अभी सुमो को उसके दुश्मन के बारे में बताने के बारे में ही सोच रही थी, पर उसे कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था। टीना ने दूर से देखा, सुमो और बाकी सब सुरभि के घर के अंदर चले गए। उनके जाने के बाद टीना वहीं सुमो के कार के पास खड़ी हो गई और कुछ सोचने लगी। कुछ सोचने के बाद टीना ने एक पेन और पेपर लिया और उस पे कुछ लिखकर सुमो के कार के बोनट पे एक पत्थर में लपेटकर वो पेपर रख दिया। इधर घर के अंदर सुमो और बाकी सब आंगन में बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद सुरभि के पिता ने सुमो से कहा, आज तुमने हमें बहुत बड़ी मुसीबत से निकाल लिया है, वरना पता नहीं हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाते। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। सुमो को ये सब काफी अजीब लग रहा था। पिछले 100 सालों से सुमो ने किसी की मदद नहीं की थी और ना ही किसी ने सुमो को इस तरह थैंक यू कहा था। अब सुमो को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। प्रेम और रितिका सुमो की उलझन को समझ गए थे। काफी देर तक सुमो ने कुछ नहीं कहा तो रितिका बोली,
कोई बात नहीं अंकल, सुरभि हमारी दोस्त है और एक दोस्त की मदद करना दूसरे दोस्त का फर्ज होता है। सच्चे दोस्त वो नहीं होते हैं जो सिर्फ खुशी के समय ही साथ रहे, बल्कि सच्चे दोस्त वो होते हैं जो मुश्किल के समय में भी साथ दे। रितिका की बात सुनकर सुरभि के माँ पापा खुश हो गए। उन्हें खुशी थी कि सुरभि ने इतने अच्छे दोस्त बनाए हैं। इधर प्रेम ने जब रितिका की मुंह से ये बात सुनी तो धीरे से रितिका के कान में बोला, अरे महारानी, तू ज्ञान बांटना बंद कर। तेरे मुंह से ये ज्ञान भरी बातें सुनकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और तू ये मत भूल कि सुरभि की मदद तूने नहीं बल्कि सुमो ने की है, तो सारा क्रेडिट खुद के ऊपर मत ले। प्रेम की बात सुनकर रितिका ने उसे घूर कर देखा, मानो कह रही हो, एक बार सुरभि के माँ पापा को जाने दो, फिर तुम्हें बताती हूँ। प्रेम भी शायद रितिका की मन की बात समझ गया, इसलिए वो रितिका से अपनी नजरें चुराते हुए शांति से बैठ गया। तभी सुरभि के पापा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं धीरे धीरे तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा, लेकिन आज जो तुमने हमारी मदद की है हम वो कभी नहीं भूलेंगे। इस बार उनकी बात सुनकर सुमो ने कहा, अंकल अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने इतना भी बड़ा कोई काम नहीं किया है। आपका जब भी पैसे लौटाने का मन हो लौटा देना, वरना मत लौटाना। सुमो की बात सुनकर सुरभि बोली, नहीं, हम तुम्हारे पैसे ज़्यादा समय तक नहीं रखेंगे। हमसे जितनी जल्दी हो पाएगा हम तुम्हें पैसे वापस कर देंगे। तुमने हमारी इतनी मुश्किल समय में मदद की है और हम तुम्हारे पैसे ना लौटाए तो ये गलत होगा। सुमो मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है, जब तुम लोगों के पास पैसे हो वापस कर देना। तभी रितिका ने सुमो के पीठ पे हल्का हाथ मारते हुए धीरे से उसके कान में कहा, तुम्हें क्या ज़रूरत है पैसे वापस लेने की? हमारे पास जो पैसे है हम उसे खर्च भी नहीं कर पाते हैं और ना वो पैसे हमारे किसी काम में आता है। अगर उन पैसों का ऐसे ही यूज़ होता है तो होने दो, कम से कम उन बेकार पड़े पैसों से किसी की प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई, वरना तो वो सारे पैसे बैंक और लॉकर में पड़े पड़े सर ही रहे थे। सुमो भी धीरे से बोला, मैं कौन सा पैसे वापस मांग रहा हूँ? ये लोग खुद ही बोल रहे हैं, पर कोई बात नहीं, मैं पैसे वापस नहीं लेने वाला। वो तो मैंने बस अभी इसलिए हाँ बोल दिया ताकि अब ये बात यहीं खत्म हो जाए और आगे ना बढ़े। थोड़ी ही देर बाद सुमो की इच्छा पूरी हो गई। सबने पैसों के बारे में बात करना बंद कर दिया। सुमो ने टाइम देखा तो अभी 6 बज रहे थे और सुमो को कहीं घूमने जाने का मन हो रहा था। उसने सबसे पूछा, मैं बाहर घूमने चल रहा हूँ, क्या तुम में से किसी को मेरे साथ आना है? प्रेम ने कहा, हाँ यार, मेरा भी मन बाहर घूमने का हो रहा था, चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। फिर सुमो और प्रेम बाहर घूमने चले गए और बाकी सभी वहीं बैठकर बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद सुरभि की माँ भी किचन में चली गई और फिर उसके पापा अपने कमरे में चले गए। अब आंगन में सुरभि, पिया और रितिका ही बचे थे। सबके जाने के बाद सुरभि ने पिया और रितिका से पूछा, क्या मेरे आने के बाद शहर में सुमो के साथ कुछ हुआ था? सुरभि का ये सवाल सुनकर रितिका और पिया समझ नहीं पाई कि सुरभि ऐसा सवाल क्यों पूछ रही है। पिया ने कहा, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तेरे आने के बाद सुमो के साथ कुछ हुआ है? सुरभि बोली, वो इसलिए क्योंकि सुमो काफी बदला हुआ लग रहा है। वो गुस्सा नहीं कर रहा है, सबसे अच्छे से बात कर रहा है और उसने आज हमारी मदद भी की। पिया ने कहा, वो किसी की मदद करे या ना करे पर तेरी मदद जरूर करता है। पहले भी वो कई बार तेरी मदद कर चुका है, तो इस बार भी उसने तेरी मदद की, तो इस बात से मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। लेकिन मेरे दिमाग में भी ये बात घूम रही है कि सुमो यूं अचानक से बदल कैसे गया। तू तो अब उसे बदला हुआ देख रही है जब वो तेरे गांव आया है, पर मैं उसी दिन से देख रही हूँ जब तू गांव आई थी। उस दिन से ही मुझे सुमो का स्वभाव बदला हुआ लग रहा है। पिया की बात सुनने के बाद सुरभि बोली, अब इस सवाल का जवाब तो रितिका ही दे सकती है। इतना बोलकर सुरभि रितिका की तरफ देखने लगी। अब रितिका को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सुरभि को क्या जवाब दे। उसे तो खुद नहीं पता था कि आखिर सुमो बदल कैसे गया। CH-28 गुमशुदा सुमो और प्रेम। पंचायत से वापस घर आने के बाद सभी आंगन में बैठकर बात करने लगे। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद सुमो और प्रेम घर से बाहर घूमने के लिए चले गए। अब वहां आंगन में रितिका, पिया और सुरभि ही बची थी और आपस में सुमो के बदले स्वभाव के बारे में बात कर रही थी। सुरभि ने सुमो के बदले हुए स्वभाव का कारण पूछा। वो सुमो को ऐसे अचानक बदलता देख हैरान थी। पिया को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो पिया और सुरभि दोनों ही रितिका की तरफ देखने लगी। उन दोनों को अपनी तरफ घूरता देख रितिका को समझ ही नहीं आया आखिर वो क्या बताए। उसे तो खुद सुमो के बदले स्वभाव के बारे में नहीं पता था। रितिका ने मन ही मन सोचते हुए कहा, मुझे तो खुद नहीं पता है कि सुमो यूं अचानक से बदलने क्यों लगा है। उसने तो मुझे बस इतना बताया था कि उसने अब सुरभि को प्रोटेक्ट करने का फैसला कर लिया है, लेकिन ये बात मैं सुरभि को नहीं बता सकती, वरना वो मुझसे और भी ज़्यादा सवाल करने लगेगी कि आखिर सुमो और हम सब उसे क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और फिर मैं उसे क्या जवाब दूंगी। मैं उसे ये बात तो नहीं बता सकती कि उसके पीछे एक डेविल पड़ी है और वो डेविल उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है, इसलिए हम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हम भी एक डेविल है। रितिका को ऐसे अपने सोच में डूबा देख सुरभि बोली, क्या हुआ, तू कहाँ खो गई? बताना, सुमो का स्वभाव क्यों बदल गया? इस बार सुरभि के पूछने पे रितिका ने कहा, मुझे नहीं पता,
वो कभी भी कोई बात किसी से ज़्यादा शेयर नहीं करता। फिर रितिका उल्टा सुरभि के ऊपर पलटवार करके उसे छेड़ते हुए बोली, क्यों तुझे मेरे दोस्त का बदला हुआ स्वभाव पसंद नहीं आया क्या? तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरा मॉन्स्टर अब गुस्सा नहीं करता और सबसे अच्छे से बात करता है। सुरभि आंखें सिकोड़ते हुई बोली, क्या मेरा मॉन्स्टर? मैंने तुम सबसे पहले ही कहा है कि उस मॉन्स्टर के लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं है। हाँ, अगर वो दोस्त बनना चाहे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी पिया ने कहा, पर अब तो वो मॉन्स्टर बदल गया है ना, अब तो तू उसे पसंद करेगी। वैसे भी हमें पता है कि तुम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, पर तुम दोनों अपने फीलिंग्स को दबा रहे हो। लेकिन ये सब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला, देखना तुम दोनों एक दिन खुद एक दूसरे के सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन करोगी। सुरभि ने झुंझलाते हुए कहा, कभी नहीं, ये हो ही नहीं सकता। इतना बोलकर सुरभि वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। उधर दूसरी तरफ प्रेम और सुमो आपस में बातें करते हुए गांव घूम रहे थे। उन दोनों को ये गांव काफी पसंद आ रहा था। वो दोनों गांव के हरे भरे पेड़ पौधे और खेतों के बारे में बात कर रहे थे। प्रेम ने कहा, यार यहाँ की जो ताजी हवा है वो शहर में कहाँ मिलेगी। मेरा तो मन कर रहा है मैं शहर छोड़कर गाँव में ही सेटल हो जाऊं। सुमो ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है तो हो जा सेटल, तुझे किसने रोका हुआ है? प्रेम बोला, रोका तो किसी ने नहीं है, लेकिन तुम लोग यहाँ मेरे साथ नहीं रहोगे तो मजा ही नहीं आएगा। दोस्तों के साथ रहने का मजा ही अलग है, और वैसे भी तुम लोगों के बिना यहाँ मैं बोर हो जाऊंगा, इसलिए ये आइडिया मैं यहीं ड्रॉप करता हूँ। वो दोनों इसी तरह बात करते हुए गांव से बाहर वाले सड़क पे आ गए। सुमो ने कहा, चलो अब हम वापस चलते हैं, बाकी का हम कल सबके साथ घूम लेंगे। प्रेम बोला, हाँ कल हम सुरभि को भी साथ ले आएंगे, सुरभि हमें पूरा गांव अच्छे से घुमा देगी। फिर वो दोनों वापस घर की तरफ चल दिए। वो दोनों जैसे ही 2 कदम आगे बढ़े, तभी किसी ने पीछे से उन दोनों के सिर पे जोर से कोई चीज मारी और फिर वो दोनों वहीं बेहोश हो गए। वहीं दूसरी तरफ घर में सभी प्रेम और सुमो का ही इंतजार कर रहे थे। अब उन दोनों को गए हुए 2 घंटे से भी ज्यादा हो गए थे, पर इन दोनों का अब कोई पता नहीं था। रितिका बार बार उन दोनों को कॉल मिला रही थी, पर दोनों ही कॉल नहीं उठा रहे थे। तभी सुरभि की माँ ने कहा, क्या हुआ, कहाँ है सुमो और प्रेम? क्या अभी तक वो दोनों आए नहीं? देखो अब तक तो खाना भी तैयार हो गया है। रितिका परेशानी भरी आवाज में बोली, नहीं, अभी तक वो दोनों नहीं आए हैं, और ना ही उन दोनों में से कोई मेरा फोन उठा रहे हैं। पता नहीं कहाँ रह गए वो दोनों। मैं एक बार आसपास देख कर आती हूँ, क्या पता वो दोनों मिल जाए। इतना बोलकर रितिका घर से बाहर निकल गई और आसपास नजरें दौड़ाकर सुमो और प्रेम को ढूंढने लगी। तभी अचानक उसके सामने एक इंसान आ गया। उस इंसान को ऐसे अचानक अपने सामने देखकर रितिका डर गई, लेकिन फिर अगले ही पल गुस्सा करती हुई बोली, कौन हो तुम? उस इंसान ने पूरे काले कपड़े पहन रखे थे, नीचे काली जीन्स और ऊपर काली जैकेट, और उसने अपने चेहरे पे काला मास्क और हाथों पे काले ग्लव्स भी लगा रखे थे। उस इंसान को देखकर रितिका उसे पहचानने की कोशिश ही कर रही थी। तभी घर के अंदर से सुरभि की आवाज आई, रुको रितिका, मैं भी आती हूँ। ये आवाज सुनते ही उस इंसान ने रितिका का हाथ पकड़ा और उसे लेकर हवा के तेजी से वहां से निकल गई। जब सुरभि बाहर आई तो उसे रितिका कहीं नहीं दिखी। सुरभि आसपास देखती हुई बोली, अब ये लड़की इतनी जल्दी कहाँ चली गई? अभी तो घर से बाहर आई थी और अब कहीं दिखाई भी नहीं दे रही है। इतना बोलते हुए सुरभि रितिका को आसपास ढूंढने लगी, लेकिन जब उसे रितिका नहीं मिली तो उसने परेशान होकर कहा, पहले से ही प्रेम और उस मॉन्स्टर का कुछ पता नहीं है, और अब ये रितिका भी ना जाने कहाँ चली गई। जहां सुरभि रितिका को ढूंढ रही थी, वहीं रितिका उस अनजान इंसान के साथ पास के एक छोटी सी खाली गली में आ गई थी। रितिका उस इंसान की स्पीड देखकर हैरान थी। अब रितिका समझ गई थी ये कोई इंसान तो नहीं हो सकता। रितिका उससे 2 कदम पीछे हटती हुई बोली, कौन हो तुम? उस इंसान ने अपना मास्क निकाला तो रितिका ने तुरंत ही उसे पहचान लिया, टीना तुम? टीना को देखते ही रितिका तुरंत ही सतर्क हो गई। तभी टीना ने कहा, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ तुम नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ, मैं बस तुम्हें एक जरूरी बात बताने आई हूँ। पर रितिका ने टीना की कोई बात नहीं सुनी और गुस्से में बोली, क्या सुमो और प्रेम को तुमने कुछ किया है? ये सुनकर टीना हैरान हो गई। वो आश्चर्य से बोली, लेकिन मैं कैसे उन दोनों को कुछ कर सकती हूँ? मैंने तो उन दोनों को देखा भी नहीं, और वैसे भी क्या तुम्हें नहीं पता है कि सुमो मुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो मैं उसे कैसे कुछ कर सकती हूँ? टीना की बात रितिका को सही लगी। वो भी जानती थी कि टीना सुमो के सामने नहीं टिक सकती है, तो फिर ये उन दोनों को कैसे कुछ कर सकती है। लेकिन रितिका को ये भी अच्छे से याद था कि भले ही टीना सुमो से नहीं जीत सकती है, पर टीना उससे आसानी से जीत सकती है और उसे नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए रितिका अभी भी टीना से सतर्क थी। टीना ने रितिका को समझाते हुए कहा, देखो तुम पहले मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता सुमो कहाँ है, पर अगर वो यहाँ आ गया और उसने मुझे यहाँ देखा तो मुझ पे हमला कर देगा, फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं बता पाऊंगी, इसलिए प्लीज तुम मेरी बात सुनो। इससे पहले कि सुमो यहाँ आ जाए, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ और यहाँ से जल्दी जाना चाहती हूँ। टीना की बात सुनकर रितिका ने सोचा, क्यों ना एक बार इसकी बात सुन ली जाए।
वैसे भी मैं खुद इससे मिलना चाहती थी और पूछना चाहती थी कि इसने उस दिन सुरभि की मदद क्यों की थी, और वो सफ़ेद रोशनी क्या थी, को इसने सुरभि के शरीर में डाली थी। यही सोचकर रितिका ने टीना की बात सुनने का फैसला किया, लेकिन अभी भी रितिका टीना से थोड़ी दूर हटकर खड़ी थी और सतर्क थी। उसे टीना पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। जब रितिका टीना की बात सुनने को तैयार हो गई, तब टीना ने कहा, हमारी दुनिया से एक बहुत ही पावरफुल डेविल इस दुनिया में आ चुका है और अब वो तुम तीनों को ही ढूंढ रहा है। मैं कब से तुम सबको उसके बारे में बताना चाहती थी। मैंने ये बात एक पेपर में लिखकर भी सुमो की कार पे रखा, लेकिन कुछ बदमाश बच्चों ने वो पेपर वहां से उठा लिया। अभी टीना की बात खत्म भी नहीं हुई थी, तभी दूर से सुरभि की आवाज आई, जो बार बार रितिका का नाम ही पुकार रही थी। रितिका, रितिका, तुम कहाँ हो रितिका? सुरभि की आवाज सुनकर जैसे ही रितिका की ध्यान दूसरी तरफ गई, फिर जब रितिका ने वापस टीना की तरफ देखा तो टीना वहां नहीं थी। टीना अब वहां से जा चुकी थी। ये देखकर रितिका हैरान हो गई और बोली, ये टीना तुरंत कहाँ चली गई? मुझे तो अभी उससे बहुत सारा सवाल पूछना था, और क्या उसने जो कहा उस पे भरोसा करना चाहिए? क्या वो सच बोल रही थी? रितिका यही सब सोचते हुए उस गली से बाहर निकली। तभी उसके सामने सुरभि आ गई और बोली, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। रितिका ने कहा, कहीं नहीं, वो मैं बस सुमो और प्रेम को ढूंढ रही थी, पर वो कहीं मिल ही नहीं रहे हैं। क्या तुम्हें वो दोनों मिले? सुरभि ने कहा, नहीं यार, मुझे भी वो दोनों कहीं नहीं मिले। पता नहीं वो कहाँ जा सकते हैं। मैंने आसपास सारी जगह पे उन्हें ढूंढ लिया और आसपास के लोगों से भी उनके बारे में पूछा, पर किसी ने उन दोनों को नहीं देखा है। रितिका ने कहा, ठीक है चलो, हम दूसरी तरफ जाकर उन दोनों को ढूंढते हैं। सुरभि ने भी हाँ में सिर हिलाया और फिर वो दोनों दूसरी तरफ प्रेम और सुमो को ढूंढने चली गई। उन दोनों को ढूंढते हुए रितिका के दिमाग में टीना की बात ही घूम रही थी। रितिका ने सोचा, कहीं टीना जो बोल रही थी वो सच तो नहीं। कहीं सच में कोई डेविल उस दुनिया से इस दुनिया में तो नहीं आ गया, और कहीं उसने ही तो सुमो और प्रेम को गायब नहीं किया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सुमो तो सबसे ताकतवर डेविल में से है, उसे हरा पाना बहुत मुश्किल है, तो वो कौन हो सकता है? वहीं सुमो के ना मिलने से सुरभि को भी घबराहट हो रही थी। उसका दिल ना जाने क्यों सुमो के ना मिलने से बेचैन हो रहा था। जब से सुमो गांव आया था, तब से उसका बदला हुआ स्वभाव देखकर सुरभि के मन में सुमो के लिए एक अलग जगह बन चुकी थी। उसे अब सुमो अच्छा लगने लगा था। वो अपने दिल के फीलिंग्स को समझने लगी थी, पर वो किसी के सामने अपनी फीलिंग्स जताना नहीं चाहती थी। काफी देर बाद भी जब सुमो और प्रेम नहीं मिले, तो सुरभि ने परेशान होते हुए कहा, ये दोनों कहाँ जा सकते हैं? हमने उन्हें सब जगह ढूंढ लिया पर वो कहीं नहीं मिले। गांव के लोगों को भी उन दोनों के बारे में कुछ नहीं पता है, किसी ने उन दोनों को नहीं देखा। तभी रितिका ने कहा, क्यों ना हम सभी गांव वालों को इकट्ठा करके उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करें? रितिका का सुझाव सुरभि को सही लगा, पर तभी सुरभि के दिमाग में एक ख्याल आया, अभी तो बहुत रात हो गई है, पता नहीं इतनी रात को गांव वाले हमारी मदद के लिए तैयार होंगे या नहीं। लेकिन फिर भी सुरभि ने एक बार कोशिश करने की सोची और फिर वो दोनों पहले सरपंच के घर की तरफ बढ़ी। CH-29 गांव वालों से मदद। जब रितिका घर से बाहर सुमो और प्रेम को ढूंढने निकली, तो अचानक ही उसके सामने टीना आ गई और फिर टीना ने उसे बताया कि उस दुनिया से एक बहुत ही पावरफुल डेविल इस दुनिया में आ गया है। इतना बताकर टीना अचानक ही रितिका के सामने से गायब हो गई। फिर रितिका सुरभि के पास गई और उसके साथ मिलकर पूरे गांव में सुमो और प्रेम को ढूंढने लगी। सुरभि और रितिका उन दोनों को ढूंढते हुए गांव के बाहर तक आ गई, लेकिन फिर भी उन दोनों को सुमो और प्रेम कहीं नहीं मिले। अंत में रितिका ने गांव वालों से मदद लेने की बात की, जिसपे सुरभि भी मान गई और फिर वो दोनों सरपंच के घर की तरफ चल पड़ी। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों सरपंच के पास पहुंच गई और उन्हें सब बताकर उनसे मदद मांगी, और सरपंच भी उन दोनों के मदद के लिए तैयार हो गए। फिर सरपंच ने अपने कुछ आदमियों को बुलाया और फिर वो सभी गांव के बीचों बीच आ गए। सरपंच ने अपने आदमियों से कहा, तुम सब जाकर सभी गांव वालों को बुला लाओ। सरपंच का आदेश मिलते ही सरपंच के सभी आदमी वहां से गांव में चारों तरफ चले गए। फिर कुछ देर में वहां गांव के सभी लोग आ गए। सबके आते ही सरपंच ने कहा, सुरभि के दो दोस्त जिनका नाम सुमो और प्रेम है, उन दोनों का शाम से कुछ पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए सुरभि हमसे मदद चाहती है और हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। सुरभि के दोनों दोस्त इस गांव में पहली बार आए हैं, और अगर पहली बार ही उन्हें कुछ हो गया तो हमारे गांव की बहुत बदनामी होगी, इसलिए अगर उनके बारे में किसी को कुछ पता है तो कृपया हमें बताएं। सरपंच की बात खत्म होते ही रितिका ने अपने मोबाइल में सभी गांव वालों को सुमो और प्रेम की फोटो दिखाई, पर किसी भी गांव वाले को उन दोनों के बारे में पता नहीं था। जब गांव वालों से भी उन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं चला, तो सुरभि और रितिका बहुत परेशान हो गई। तभी उन दोनों के पास पिया और सुरभि के माँ पापा आए। वो तीनों भी जानना चाहते थे कि सुमो और प्रेम का कुछ पता चला या नहीं, पर सुरभि और रितिका को परेशान देख कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। वो तीनों समझ गए कि अभी तक सुमो और प्रेम का कुछ पता नहीं चला है। तभी सरपंच ने सुरभि से कहा, कोई बात नहीं सुरभि बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम देखना,
हम सब मिलकर उन दोनों को ढूंढ लेंगे। सुरभि से इतना बोलने के बाद सरपंच गांव वालों को तरफ मुड़ा और फिर से बोला, गांव की सभी महिलाएं और बच्चे वापस घर में चली जाए और बाकी सभी पुरुष सुमो और प्रेम को ढूंढने में हमारी मदद करे। आप सबको पता है कि यहाँ पास के जंगल में कुछ खतरनाक जानवर रहते हैं, इसलिए उन दोनों को ढूंढना बहुत जरूरी है। अगर वो दोनों उस जंगल में चले गए तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। सरपंच के बोलने पर सभी गांव वालों ने मदद के लिए हाँ कर दिया। फिर सरपंच ने सुरभि से कहा, सुरभि बेटा, तुम अपनी माँ और दोस्तों के साथ घर जाओ, हम सब उन दोनों को ढूंढ लाएंगे। इतनी रात को तुम लोगों का बाहर रहना ठीक नहीं है। सुरभि भी सरपंच की बात मानकर रितिका, पिया और अपनी माँ के साथ घर आ गई और सभी गांव वाले उन दोनों को ढूंढने चले गए। वो सभी हाथों में एक टॉर्च और एक मोटा सा डंडा लेकर गांव के पास वाले जंगल में चले गए। सरपंच ने सभी गांव वालों से कहा, तुम सभी 10-10 का समूह बनाकर अलग अलग जाओ और जल्द से जल्द उन दोनों को ढूंढो। सरपंच की बात सुनने के बाद सबने वैसा ही किया जैसा कि सरपंच ने कहा था। सबने 10-10 का समूह बनाया और जंगल में चारों तरफ फैल गए। इधर सुरभि, रितिका, पिया और सुरभि की मां घर में वापस आ चुकी थी और गांव वालों के वापस आने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद रितिका ने धीरे से पिया के कान में कहा, मैं भी सुमो और प्रेम को ढूंढने जाती हूँ। मैं एक डेविल हूँ और मेरे पास बहुत सारी सुपर पावर है जिसकी मदद से मैं उन दोनों को जल्दी ढूंढ पाऊंगी। रितिका की बात सुनते ही पिया भी धीरे से बोली, लेकिन सुरभि और उसकी माँ तुम्हें अकेले जाने नहीं देगी, तो तुम जाओगी कैसे? रितिका बोली, मुझे पता है, इसलिए तो मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ। तुम कुछ ऐसा करो ताकि मैं उन दोनों को ढूंढने जा सकूं। पिया ने कहा, लेकिन मैं क्या करूं? अगर उन दोनों ने पूछा कि तुम कहाँ गई हो तो मैं क्या जवाब दूंगी उन दोनों को? रितिका बोली, अरे यार, तुम कुछ भी बहाना बना देना, पर अभी किसी तरह मुझे उन दोनों को ढूंढने जाना है। अगर वो दोनों किसी मुसीबत में हुए तो मैं उनकी मदद भी कर पाऊंगी। रितिका के बोलने पे पिया मान गई और फिर उसने सुरभि और उसकी माँ से कहा, हम दोनों को नींद आ रही है, इसलिए हम दोनों सोने जा रहे हैं। सुरभि की माँ ने कहा, पर तुम दोनों खाना तो खा लो। रितिका बोली, नहीं आंटी, जब सुमो और प्रेम आ जाएंगे तब हम सब साथ में ही खा लेंगे। इतना बोलकर रितिका और पिया सुरभि के कमरे में चली गई। सुरभि के कमरे में आते ही रितिका ने अपने बैग से एक मास्क और कुछ कपड़े निकाले। उन कपड़ों और मास्क को देखकर पिया बोली, ये तुम क्या कर रही हो? रितिका ने कहा, मैं अपना पहचान छुपाने के लिए अपने कपड़े बदल रही हूँ। ये कपड़े मेरे पूरे शरीर को ढक देगी और ये मास्क मेरे चेहरे को, ताकि अगर किसी गांव वाले ने मुझे सुपर पावर यूज करते हुए देख भी ले तो वो मुझे पहचान ना पाए। फिर रितिका ने अपने कपड़े बदले। अब रितिका का पूरा शरीर काले कपड़े से ढके हुए थे। रितिका को देखते हुए पिया बोली, वाह यार, अब तो तुम्हें मैं भी नहीं पहचान पाऊंगी। वैसे तुम्हें ये आइडिया आया कहाँ से? पिया के पूछने पे रितिका को टीना का ख्याल आया, जिसने ऐसे ही खुद की पहचान छुपा रखी थी। रितिका ने मुस्कुराते हुए कहा, और कहाँ से आएगा, मुझे ये आइडिया मूवी देखकर मिला है, जैसे मूवीज में सुपर हीरो अपनी पहचान छुपाते हैं। रितिका की बात सुनकर पिया के चेहरे पे भी मुस्कान आ गई। फिर वो कमरे से बाहर झांकती हुई बोली, अभी आंटी और सुरभि आंगन में बैठे हैं, उनका ध्यान हमारी तरफ नहीं है, तुम जल्दी से निकल जाओ। पिया ने अभी इतना कहा ही था, तभी उसे जोर का हवा का झोंका महसूस हुआ और जब अगले ही पल उसने पलट कर देखा तो रितिका वहां से जा चुकी थी। उधर सुरभि और उसकी माँ को भी लगा कि शायद उनके पीछे से कोई गुजरा है, लेकिन जब उन दोनों ने पीछे पलट कर देखा तो वहां उनके पीछे कोई नहीं था। तो उन दोनों ने सोचा शायद ये उन दोनों का कोई वहम होगा। इधर पिया भी सुरभि और उसकी माँ को ही देख रही थी। जब उसने देखा कि उन दोनों को रितिका के जाने के बारे में नहीं पता चला है तो वो राहत की सांस लेती हुई बोली, वाह क्या बात है, डेविल होने के कुछ फायदे भी होते हैं, ये तो मुझे आज ही पता चला है। काश कि मैं भी एक डेविल होती तो मेरे पास भी सुपर पावर होती। लेकिन तभी पिया के दिमाग में दूसरा ख्याल आया और वो बोली, नहीं, मैंने सुना है डेविल बहुत ही खतरनाक और बदसूरत दिखते हैं और लोगों को मारकर उनका खून पीते हैं और उनका मांस भी खाते हैं। मुझे नहीं बनना कोई डेविल, मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ। पर मैंने आज तक सुमो, प्रेम और रितिका को कभी ऐसा करते नहीं देखा। वो तो किसी का मांस नहीं खाते हैं, ना ही किसी का खून पीते हैं, और वो तीनों दिखने में भी बहुत सुंदर है। हो सकता है कि वो तीनों हम सबसे छुपकर ये सब करते होंगे। हाँ, यही बात हो सकती है। भला कोई डेविल किसी के सामने ऐसा क्यों करेगा? वो किसी को अपनी पहचान क्यों बताएगा? पिया अभी इन्हीं सभी ख्यालों में खोई थी। तभी उसने देखा सुरभि अपने कमरे में ही आ रही है। सुरभि को आता देख पिया दौड़ते हुए बेड के पास गई और बेड पे तकिया बिछाकर उसके ऊपर कंबल डाल दिया। फिर खुद उसके बगल में कंबल ओढ़कर लेट गई ताकि सुरभि को लगे कि रितिका उसके बगल में सोई हुई है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब सुरभि कमरे में आई तो उसे लगा पिया के बगल में रितिका सोई हुई है, इसलिए सुरभि ने कुछ नहीं कहा। उसने टेबल पे पड़ा अपना मोबाइल लिया और बाहर चली गई। सुरभि के जाने के बाद पिया अपने सीने पे हाथ रखती हुई बोली, बच गई मैं।
उधर दूसरी तरफ रितिका घर से निकलकर गांव के पास वाले जंगल में गई, जहां सभी गांव वाले अभी भी सुमो और प्रेम को ढूंढ रहे था। रितिका भी हवा की तेजी से उस जंगल में दौड़ते हुए सुमो और प्रेम को ढूंढने लगी। रितिका इतनी तेज गति से सभी गांव वालों के पास से निकलती कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलता कि उनके पास से कोई गुजरा है। उन सबको बस थोड़े पत्तों के सरसराने की आवाज सुनाई देती और हल्का सा तेज हवा महसूस होता, जिससे सभी गांव वालों को ऐसा लगता शायद तेज हवा चलने की वजह से पत्तों के सरसराने की आवाज आई होगी। रितिका ने इसी तरह हवा की तेजी से दौड़ते हुए कुछ ही देर में पूरा जंगल छान मारा, लेकिन उसे उस जंगल में सुमो और प्रेम कहीं नहीं दिखे। अब रितिका को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो उन दोनों को कहाँ ढूंढे। रितिका को अब उन दोनों की बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगी थी। उसे अब लगने लगा था कि शायद टीना सही बोल रही थी, कोई बहुत ही पावरफुल डेविल इस दुनिया में आ चुका है जिसकी पावर शायद सुमो से भी ज्यादा है, और उसने ही प्रेम और सुमो को गायब किया है। अब रितिका का दिल भी जोरों से धड़कने लगा था। उसके आंखों में हल्की हल्की आंसू आ गई थी। रितिका रुवासी आवाज में बोली, कहाँ हो तुम दोनों? तुम्हें पता है ना, तुम दोनों के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम दोनों ने तो हमेशा साथ रहने का वादा किया था मुझसे, तो फिर तुम दोनों कहाँ चले गए? प्लीज तुम दोनों सही सलामत वापस आ जाओ। मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोना नहीं चाहती हूँ। मैंने अपने एक दोस्त को पहले ही खो दिया है, अब तुम दोनों को खोना नहीं चाहती। इतना बोलते बोलते रितिका के आंखों में रुके हुए आंसू उसके आंखों से बाहर आ गए। तभी किसी लड़की को आवाज उसके कानों में पड़ी, किसने कहा तुम अकेली हो? मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। आवाज सुनते ही रितिका ने पीछे पलट कर देखा तो वहां ठीक उसके पीछे टीना खड़ी थी। टीना को देखते ही रितिका फिर सतर्क हो गई। तभी टीना ने कहा, अरे यार, मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, तो फिर तुम मुझसे डर क्यों रही हो? पहले तो तुम मुझसे डरना बंद करो। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। ये बोलते हुए टीना ने 2 कदम रितिका की तरफ बढ़ाया, लेकिन तभी रितिका भी 2 कदम पीछे हटती हुई बोली, मैं तुम पे भरोसा क्यों करूं? तुमने तो पहले ही मेरा प्रेम और सुमो का भरोसा तोड़ दिया है, तो मैं दोबारा तुम पे भरोसा क्यों करूं? टीना ने कहा, लगता है तुम भी सुमो की तरफ मेरी कोई बात नहीं सुनने वाली हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज तुम मुझे एक मौका दो, मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। अभी टीना ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी, तभी रितिका बोली, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो बताओ, और चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहती हूँ। CH30 जमींदार और उसके बेटे का मकसद। जब रितिका अपनी पहचान छुपाकर सुमो को ढूंढने के लिए निकली तो जंगल में उसके सामने अचानक ही टीना आ गई। टीना को अपने सामने देख रितिका फिर से सतर्क हो गई, लेकिन टीना ने फिर से उसे निश्चिंत रहने को कहा और उससे माफी मांगने लगी, लेकिन रितिका उसकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती थी। रितिका ने टीना को अपनी बात पूरी करके वहां से जाने को कहा। वो टीना की शक्ल तक देखना नहीं चाहती थी। एक तो पहले से ही सुमो और प्रेम नहीं मिल रहे थे, जिस वजह से वो बहुत परेशान थी, और अब टीना उसके सामने आ गई थी तो वो और भी ज्यादा परेशान हो गई। रितिका ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो, और तुम जो बोल रही हो मैं उस पर भरोसा क्यों करूँ? टीना ने शांत भाव से कहा, मुझे पता है तुम मुझ पे भरोसा नहीं करोगी, लेकिन फिर भी मैं एक मौका चाहती हूँ। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। टीना की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी तभी रितिका बोली, क्या मेरे माफ करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या तुम्हारी माफी से सुमो का वो प्यार जो 100 साल पहले उससे बहुत दूर चला गया, क्या वो वापस आ जाएगा? या फिर क्या मेरे माफ करने से सुमो पहले की तरह हो जाएगा? बोलो, क्या तुम्हारी माफी से सुमो वैसा बन पाएगा जैसा 100 साल पहले हुआ करता था? अगर हाँ तो मैं और बाकी सब तुम्हें माफ कर देंगे। रितिका की बात सुनकर टीना शांत हो गई तो रितिका ने फिर से कहा, नहीं हो सकता ना, तो फिर क्यों माफ करें हम तुम्हें? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि सुमो ने अभी तक तुम्हें जान से मारा नहीं है। उसने तुम्हें अपनी दोस्त समझकर उस समय छोड़ दिया था, लेकिन अब तुम उसके सामने भूलकर भी मत आना, और हाँ सुरभि से तो तुम दूर ही रहना। अगर उसने तुम्हें सुरभि के आसपास भी देखा तो समझो वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तभी टीना ने रितिका की बात काटते हुए कहा, मैं सुरभि को नुकसान पहुंचाने नहीं आई थी, मैं बस उसकी मदद करने आई थी, और अगर तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी है तो कोई बात नहीं। मैं दोबारा कभी तुम सबके सामने भी नहीं आऊंगी, पर जाने से पहले मैं एक बार फिर से तुमसे माफी मांगती हूँ और तुम्हें कुछ बताना भी चाहती हूँ। ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताया था और अब फिर से बता रही हूँ कि दूसरी दुनिया से सच में एक डेविल इस दुनिया में आ चुका है, तो तुम सब थोड़ा संभल कर रहना, और हो सके तो सुरभि को उस डेविल से प्रोटेक्ट करना। अगर उस डेविल ने सुरभि को देखा तो जरूर वो सुरभि को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। तब रितिका ने झल्लाते हुए कहा, तुम्हें सुरभि की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके साथ हम सब है, और अगर हम नहीं भी रहे तो सुमो के होते हुए सुरभि को कुछ नहीं होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि भले ही सुरभि वो लड़की नहीं है, पर फिर भी सुमो ने उसे प्रोटेक्ट करने का फैसला किया है, और तुम शायद सुमो को अच्छी तरह जानती हो कि उसने सुरभि को प्रोटेक्ट करने का फैसला किया है, तो कोई भी सुरभि का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस बार सुमो वो नहीं होने देगा जो 100 साल पहले हुआ था। रितिका की बात खत्म होते ही टीना बोली,
ये अच्छी बात है कि सुमो ने सुरभि को प्रोटेक्ट करने का फैसला किया है, पर फिर भी मैं तुम्हें वार्न कर दूं कि वो डेविल बहुत ही खतरनाक है और अभी फिलहाल मैं तुम्हारे पास तुम्हें कुछ दिखाने आई थी। रितिका आंखें सिकोड़ते हुए बोली। क्या? टीना उस जंगल से गांव की तरफ बढ़ते हुए बोली। आओ मेरे पीछे। ये बोलकर टीना आगे बढ़ गई। टीना को जाते देख रितिका को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर टीना उसे कहाँ ले जाना चाहती है और वो उसे क्या दिखाना चाहती है। क्या उसे टीना के पीछे जाना चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद रितिका भी टीना के पीछे चली गई। टीना आगे आगे हवा के स्पीड से दौड़ रही थी और ठीक उसके पीछे रितिका। थोड़ी ही देर में टीना एक बड़े से बंगले के बाहर आकर रुकी। रितिका ने उस बंगले को देखते हुए कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? टीना बिना किसी भाव के बोली, तुम खुद अंदर जाकर देख लो और हाँ, यहाँ संभल कर रहना। यहाँ तुम्हारे दुश्मन मौजूद है जिसने तुम्हारे दोस्त सुमो और प्रेम को पकड़ रखा है। इतना बोलकर टीना अगले ही पल वहां से चली गई और थोड़ी ही देर में दूर अंधेरे में कहीं खो गई। टीना के जाने के बाद रितिका धीरे धीरे सबके नजरों से छुपते हुए बंगले के अंदर चली गई। रितिका अभी भी टीना के बारे में ही सोच रही थी। उसे टीना की बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, पर जब टीना ने सुमो और प्रेम के यहाँ होने की बात कही तो रितिका ने अंदर जाने का रिस्क लिया। रितिका वहां मौजूद लोगों के नजरों से छुपते हुए बंगले के अंदर आ गई और एक दीवार के पास छुपकर आसपास नजरें दौड़ाते हुए सुमो और प्रेम को ढूंढने लगी तो उसने देखा वहां लिविंग एरिया में कुछ लोग बैठे हुए थे और उनके सामने दो लड़के कुर्सी पे बंधे हुए थे। रितिका ने जब गौर से देखा तो वो दोनों लड़के कोई और नहीं बल्कि सुमो और प्रेम ही थे। सुमो और प्रेम की आंखें बंद थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों बेहोश हो। उन दोनों को ऐसे बेहोश और बंधा देख रितिका हैरान हो गई। रितिका ने पहले सुमो और प्रेम को देखा, फिर आसपास के लोगों को गौर से देखने लगी तो रितिका की नज़र अचानक से एक अधेड़ उम्र के आदमी पे गई और उसे देखते ही रितिका शॉक होते हुए बोली, ये तो वही जमींदार है जिससे सुरभि के पापा ने पैसे उधार लिए थे और वापस न लौटाने पर सुरभि की शादी अपने बेटे से करवाना चाहता था, पर इसने सुमो और प्रेम को क्यों पकड़ा हुआ है? लेकिन उससे भी बड़ी बात तो ये है कि इसने सुमो और प्रेम को पकड़ा कैसे? वो दोनों तो डेविल है जिसे कोई भी आम इंसान इन दोनों को छू भी नहीं सकता, तो इन सब ने कैसे उन्हें बांध रखा है? रितिका अभी यही समझने की कोशिश कर रही थी, तभी उसने देखा कि सुमो अपनी आंख खोल रहा है और थोड़ी ही देर में सुमो ने अपनी आंख पूरी तरह खोल दी। अब सुमो पूरी तरह से होश में आ गया था, लेकिन अभी भी सुमो के सिर के पिछले हिस्से में दर्द हो रहा था। सुमो ने अपना सिर पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाना चाहा तो उसे पता चला कि उसे एक चेयर पर उसके हाथ पैर को बांध कर रखा हुआ है। ये देखकर सुमो समझ नहीं पाया कि आखिर उसे यहाँ किसने बांध रखा है। उसे बस इतना याद था कि वो प्रेम के साथ घूमते हुए गांव के बाहर तक गया था। फिर जब वो वापस जाने के लिए मुड़ा तभी किसी ने पीछे से उसके सिर पे जोर से मारा जिससे वो बेहोश हो गया। तभी उसकी नज़र सामने बैठे लोगों पे गई। सुमो ने गौर से उन सबको देखा तो उसमें से एक आदमी उसे जाना पहचाना लगा। वो आदमी वही जमींदार था। फिर सुमो ने आसपास देखा तो ठीक उसके बगल में प्रेम बंधा हुआ था। प्रेम अभी भी बेहोश था। सुमो को अभी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जमींदार ने उसे और प्रेम को बांध क्यों रखा है। उन लोगों को क्या चाहिए उनसे? सुमो अभी इस बारे में सोच ही रहा था, तभी किसी लड़के की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। अच्छा, तो तुम्हें होश आ गया, चलो अच्छी बात है, अब हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में अभी बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, जैसे कि हमने तुम दोनों को यहाँ क्यों बांध रखा है, हम तुमसे क्या चाहते हैं, और ऐसे ही ना जाने कितने और सवाल। तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब बहुत ही मिल जाएंगे। वो लड़का जमींदार का बेटा अभिषेक था। अभिषेक दिखने में काफ़ी हैंडसम और अट्रैक्टिव था, पर उसकी नीयत साफ नहीं थी। वो पूरे गांव में बदनाम था। सभी गांव वाले अभिषेक के बारे में जानते थे कि अभिषेक हमेशा लड़कियों के साथ जबरदस्ती करता है और हमेशा अलग अलग लड़कियों के साथ रात बिताता है। इसी वजह से कोई भी बाप अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में नहीं देना चाहता था और लड़कियां भी अभिषेक को नफरत से देखती थी और उससे जितना हो सके दूर रहना चाहती थी। पर जमींदार के पैसों और पहुंच के आगे कोई अभिषेक को कुछ नहीं बोलता और ना कोई उसका कुछ कर पाता। इधर रितिका भी दीवार के पीछे से वहां की सारी बातें सुन रही थी। उसे भी जानना था कि आखिर इन लोगों ने सुमो और प्रेम को क्यों पकड़ा है। रितिका ने देखा कि जमींदार अपनी जगह से खड़ा हुआ और सुमो की तरफ बढ़ते हुए बोला, मेरा बेटा 1 साल पहले ही शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके आया है और यहाँ गांव में जब इसने सुरभि को देखा तो इसे सुरभि पहली नज़र में ही पसंद आ गई। लेकिन हमें पता है कि गांव का कोई आदमी अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से नहीं करवाएगा, इसलिए हमने दूसरे तरीके के बारे में सोचा, पर हमें कोई तरीका नहीं मिला। और अब जब हमें एक मौका मिला था तो तुमने उस मौके को भी हमसे छीन लिया, इसलिए हम तुम्हें यहाँ लाए हैं। उसकी बात सुनकर अब रितिका को समझ आ गया कि सुमो ने जो पैसे सुरभि के परिवार के बदले जमींदार को दिए, उस वजह से जमींदार सुरभि के माँ पापा को अपनी शर्त मानने के लिए मजबूर नहीं कर पाया, वरना वो किसी ना तरह कर्ज के बोझ तले बाप से अपनी शर्त मनवा लेता और अब उसी बात का बदला जमींदार सुमो से निकालना चाह रहा था।
रितिका जमींदार की ऐसी घटिया हरकत देखकर थूकती हुई बोली, कितना नीच है ये आदमी, अपने पैसों के बल पर कुछ भी करना चाहता है। लगता है इसका बेटा भी अपने बाप पे ही गया है। इसी वजह से कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी उससे करवाकर अपनी बेटी की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। उधर सुमो भी समझ चुका था कि उसे यहाँ लाने का कारण क्या था। सुमो ने जमींदार की बात पे शांत भाव से भारी आवाज में बोला, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तब अभिषेक धीरे धीरे सुमो की तरफ बढ़ता हुआ बोला, हमें तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, तुम बस हमारा एक छोटा सा काम करने के लिए मान जाओ। सुमो ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, कैसा काम, और मैं तुम्हारा कोई काम क्यों करूं? अभिषेक हंसता हुआ बोला, तुम्हें अगर अपनी जान प्यारी होगी तो तुम हमारा काम जरूर करोगे, वरना अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है तो तुम्हारी जान हम ले लेंगे। फिर जो तुम अपने पैसे दान करते रहते हो वो सारे पैसे तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। वैसे क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुम हो कौन, और क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम अपने पैसे संभाल नहीं पाते और यहाँ वहाँ अपने पैसे बर्बाद करते रहते हो? उसकी बात पे सुमो ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं अपने बारे में किसी को कुछ बताना जरूरी नहीं समझता। और तुम्हें क्या लगता है तुम लोगों ने हमें यहाँ बांध कर रखा है तो तुम जो मर्जी वो हमसे करवाओगे? अगर तुम लोग ऐसा कुछ सोच रहे हो तो शायद ये तुम्हारा कोई सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा। और रही बात मेरे जान की, तो तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तुम अपनी जान बचाने के बारे में सोचो। सुमो की धमकी सुनकर जमींदार को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में चिल्लाते हुए अपने आदमियों को सुमो को मारने का आदेश दे दिया।